नमस्कार दर्शकों, काशी हलचल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ यूएसए से जुड़ रहे हैं डॉक्टर रत्नाकर त्रिपाठी, जो कि कार्निया के ऊपर वहाँ पर काम कर रहे हैं। आज हम इस शख्सियत को इसलिए आपके बीच लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी के बीच में एक और बीमारी उभर कर सामने आ रही है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। और यह ब्लैक फंगस जिन-जिन शरीर के अंगों पर प्रभाव डाल रही है, उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है आँख। तो हम आज आँखों पर ब्लैक फंगस के असर के बारे में और उससे किस तरह से बच सकते हैं, इन सारे विषयों को लेकर बात करेंगे डॉक्टर रत्नाकर त्रिपाठी से। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका काशी हलचल में। बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद इस विषय पर मुझसे बात करने के लिए। जी। डॉक्टर रत्नाकर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये ब्लैक फंगस बीमारी, ये क्या है? ब्लैक फंगस बेसिकली ये म्यूकोरमाइकोसिस इसको एक टर्म दिया गया है, जो म्यूकोरमाइकोसाइटिस फैमिली का फंगस है, जिससे ये बिलोंग करता है। और अगर सामान्य भाषा में अगर आपको कहें, तो अगर आप देखेंगे कि हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में जैसे सड़ी हुई ब्रेड या रोटी अगर कई दिनों तक बाहर पड़ी रह जाती है, तो उसके ऊपर काले, पहले हरे रंग के, उसके बाद में काले रंग में बदल जाता है। वो फंगस ग्रोथ होती है, जो कि अपना कोई भी सड़ी गली वस्तुओं पर आसानी से, और ख़ास तौर से वहाँ पर जहाँ पर की सतह नम होगी, बहुत आसानी से वो पैदा हो जाती है। और ये ब्लैक फंगस बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि ये कोविड के टाइम पर ही डेवलप हुआ है। ये हमारे आसपास पहले से ही मौजूद था। आप ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि वी आर लिविंग इन ओशन ऑफ माइक्रोब्स। हम लोगों के आसपास हमेशा वायरस, बैक्टीरिया, फंगल के स्पोर्स हमेशा मौजूद रहते हैं, जो कि हमें हमारे शरीर के ऊपर हमेशा अटैक करते रहते हैं। लेकिन हमारी प्रतिरक्षा तंत्र, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, उसको खत्म करती रहती है, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन ये कोविड के समय पर जहाँ की जब या कोविड का पेशेंट जिसे स्टेरॉयड मेडिसिन दिया जा रहा है, या ऐसे पेशेंट जो इससे रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा तंत्र, जो जिसे आप कह सकते हैं, जो हमारी शरीर की आर्मी है, जो सेना है, जो इन पैथोजन से लड़ती है, ऑलरेडी कोविड वायरस से लड़ चुकी है और बहुत ही कमजोर हो चुकी है। ऐसी अवस्था में ये ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस हमारे शरीर पर बहुत ही आसानी से अटैक करती है, और ये उसको अवसर मिल चुका होता है, एक अपॉर्चुनिस्टिक अटैक करती है, फंगस है, और हमारे शरीर को ये बीमार करती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये शरीर के किन-किन अंगों पर अपना प्रभाव दिखाता है? देखिए, जैसा अभी मैंने कहा कि उन सभी जगहों पे जहाँ पे सतह नम है, वो अच्छा। कोई भी फंगस बहुत आसानी से ग्रोथ कर जाती है। ठीक है, अगर आप इसको देखें कि जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो भी लोग कंप्लेंट्स लेकर के आ रहे हैं, वो बेसिकली उन जगहों पर इनके इन्फेक्शन हो रहे हैं जो कि बाहरी वातावरण के संपर्क में है और सतह उनकी नम है। जैसे नेजल ट्रैक, बक्कल ट्रैक, दूसरा आई, हमारी आई के ऊपर का जो आंसू मीन्स ईयर फिल्म बनी हुई है, नेजल ट्रैक में म्यूकस का लेयर बना हुआ, ये नम सतह है, और इस पर बहुत ही आसानी से ये फंगस ग्रोथ हो जाता है। तो ये इस तरीके से ये इन्फेक्शन को हम करीब 3-4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे राइनोसेरेब्रल मीन्स जो नाक से होते हुए और नेजल कैविटी से होते हुए ब्रेन तक जा सकता है, और इसकी हाइफल ग्रोथ आंखों पर भी जाकर के इफेक्ट डाल सकती है। उसी तरीके से पल्मोनरी ट्रैक में जाकर के इसका इन्फेक्शन हो सकता है, क्यूटेनियस त्वचा पर इसका इन्फेक्शन हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जाकर के पेट में भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड के माध्यम से ये फिर इसके हाइफी हमारे शरीर के अन्य भागों में भी जाकर के इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल ऑर्गन पर इफेक्ट डाल सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है।
तो डॉक्टर साहब इसका जो इन्फेक्शन होता है वो कितना घातक होता है? क्या प्राण घातक भी हो सकता है? वहां तक का इन्फेक्शन ही कर सकता है? यस, अगर ये रिपोर्ट जब आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया तो मैंने कुछ इस पे बात करने के लिए मैंने काफ़ी होमवर्क किया, और ये रिपोर्ट मैंने देखी यूएस की रिपोर्ट में भी, और इंडिया अभी जो करंट रिपोर्ट है उसमें इसमें मॉर्टेलिटी रेट करीब 50% है। 50% लोग इससे मर रहे हैं मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के चलते। यस, मॉर्टेलिटी रेट इसकी बहुत ज़्यादा है, बशर्ते कि आप इसको जल्दी से जल्दी अगर आप फिजिशियन से या डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो इसको रोका जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो इसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब इसको कैसे पहचानेंगे? क्या प्रारंभिक लक्षण होंगे कि हम तुरंत चिकित्सक के पास जाएँ और उनसे फिर डिस्कस करें कि इसको चेक करवावें और उसके बाद के इलाज में हम शुरू हो जाएँ? जैसे नाक के पास या आँख के पास क्या ऐसा चिन्ह दिखे कि हम पहचान सकें कि हमको डॉक्टर के पास जाने की जी, ज़रूरत है? ये अमित जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसको पहचानें कैसे। सबसे पहले इसको पहचानें कैसे, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन जब भी होता है तो बुखार आना एक बहुत ही सामान्य सा लक्षण होता है किसी भी इन्फेक्शन की स्थिति में, चाहे वो वायरल फीवर हो, चाहे वो कोविड का संक्रमण हो। ये बुखार आना और ब्रीथलेसनेस, सांस की फूलना, दूसरे ये सारे सिम्टम्स बड़े कॉमन सिम्टम्स और ओवरलैपिंग सिम्टम्स हैं, जिसमें बहुत आसानी से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन ब्लैक फंगस के केस में जो लोगों ने कंप्लेन किया है उसमें नाक से, मुंह से, आंख से काले रंग का डिस्चार्ज निकलने की बातें करते हैं। वो जब इनकी हाइफी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है तो अपने आप इनसे काले रंग के डिस्चार्ज नाकों से, मुंह से या आंख से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के लक्षण इन ऑर्गन सिस्टम में आपको दिखता है तो तुरंत फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका क्षेत्र कॉर्निया है जो आँख का एक सेगमेंट होता है और कई केसेस ऐसे आए हैं जिसमें आँख तक निकालने का हुआ है मरीजों का जो ब्लैक फंगस से पीड़ित हुए हैं। ये किस लेवल पर जाकर ऐसी स्थिति आ सकती है और क्या ये हड्डियों पर भी अपना असर करता है क्या? फंगस, ब्लैक जी फंगस? जी, आँख की बात अगर करें, खासतौर से कॉर्निया के लिए अगर मैं बात करूं, तो कॉर्निया एक बहुत ही यूनिक ऑर्गन है इन दो मामलों में। एक तो ये इम्यून प्रिविलेज्ड है और एवेस्कुलर सिस्टम है, क्योंकि कॉर्निया को हमें ट्रांसपेरेंट बनाए रखना है। तो इसमें मींस ब्लड वेसल सिस्टम नहीं है, और ये इम्यून प्रिविलेज, बहुत आसान भाषा में कहें तो कॉर्निया का जब ट्रांसप्लांटेशन होता है तो इसका रिजेक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें प्रतिरक्षा सिस्टम बहुत वीक होता है या ना के बराबर होता है। तो ऑलरेडी आपका उस ऑर्गन में प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर है, और ऊपर से कोविड की प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर भी आपने स्टेरॉयड मेडिसिन ले रखा है, आपने सिस्टम को भी दबा रखा है। ऐसे में फंगस को बहुत आसानी से वहां पर ग्रोथ करने का मौका मिल जाता है, और वो न केवल कॉर्निया बल्कि पूरी के पूरी आई बॉल के अराउंड सराउंडिंग वो इन्फेक्शन काज करता है, जहां पर आई को इनिक्लिएट करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बच जाता, क्योंकि ये इसलिए करते हैं कि कहीं दूसरी आई को भी वो इन्फेक्शन ना कर दे। तो ऐसे केस में इन्यूक्लिएशन या आई बॉल को सर्जिकली डिब्राइवमेंट करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और जैसा आपने कहा कि हड्डियों पर भी इन्फेक्शन हो सकता है, यस, ये इन्फेक्शन वहां तक भी जा सकता है अगर इसको हम समय रहते इसका रोकथाम नहीं करते हैं तो। डॉक्टर साहब ब्लैक फंगस का अगर कुछ भी लक्षण हमको दिखता है, तो क्या हम किसी भी जनरल फिजिशियन तक जा सकते हैं या इसके कोई स्पेसिफिक डॉक्टर्स हैं, उन्हीं के पास जाएँ? हम किसके पास जाएँ? किसी भी जनरल फिजिशियन से जाके हम कंसल्ट कर सकते हैं या इसके स्पेसिफिक डॉक्टर्स हैं और उनसे जाके हमको बात करना पड़ेगा? ये बताएँ। देखिए अमित जी, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण और भारत के लिए बड़ा ही रेलेवेंट सवाल किया है, जहाँ पर कि जी। हमारे पास डॉक्टरों की ऑलरेडी उतनी और स्पेशलिस्ट की कमी है। तो ऐसी स्थिति में तो पहले मेरा सजेशन तो यही होगा कि किसी भी नज़दीकी फिजिशियन से आप कंसल्ट करें, क्योंकि इसकी एंटी फंगल मेडिसिन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे एम्पोटेरिसिन भी इसको दे करके, और दूसरी मेडिसिन अवेलेबल है।
अगर समय रहते इसका इलाज हम एंटी फंगल मेडिसिन से करना शुरू कर दें तो हम इससे बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, अगर मान लीजिए आंख पे आपको दिख रहा है कि इसका इन्फेक्शन आंख में हो रहा है, तो हमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। या अगर आई में हो सकता है तो ईएनटी से बात कर सकते हैं। अगर आपको पेट में लगता है कि अगर माउथ कैविटी में ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, आपको पेट में दर्द के साथ साथ अगर नौसिया की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। मतलब अगर शुरुआती समय में हम डॉक्टर के पास पहुंच गए तो इसको बढ़ने से हम रोक सकते हैं आसानी से। जरूर बढ़ने से रोक सकते हैं, इसमें कहीं लापरवाही नहीं कर सकते। और क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इसकी दवाई मौजूद है, एम्फोटेरिसिन भी और दूसरे एंटी फंगल ड्रग्स ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर हम उसको समय रहते इलाज शुरू कर दें तो हम इससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, इधर जो बीमारियां आ रही हैं, चाहे हम कोरोना की बात करें या हम ब्लैक फंगस की बात करें, जिसको म्यूकर माइकोसिस बोला जा रहा है, ये जो बीमारियां हैं, ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। जी तो हम ऐसा क्या करें कि अपने इम्यून सिस्टम को हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख सकें? क्या दैनिक दिनचर्या जो हमारी है, उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है? हमारे खान-पान को और सुदृढ़ होने की ज़रूरत है? क्या-क्या हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जिसके चलते अपने इम्यून सिस्टम को और हम स्ट्रॉन्ग करें ताकि इन बीमारियों से हम बच सकें? जी, अमित जी, ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल किया आपने इस समय के हिसाब से। सबसे पहले अगर हमें खुद से मजबूत करना है, और ख़ासतौर से इस कोविड-19 की इस भयानक सिचुएशन में, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग रखना होगा कि क्योंकि निगेटिव थॉट से, एंग्जाइटी से भी हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। सबसे पहले तो हमें अपनी थॉट प्रोसेस को ही पॉजिटिव बनाना होगा कि इस समस्या से हम आसानी से उबर जाएंगे, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे कि हम अपने आप को मजबूत बना सकें, बाहरी और आंतरिक दोनों स्थितियों में। क्योंकि जब आप निगेटिव थॉट्स लाते हैं, निगेटिव सोचते हैं, तो हमारी शरीर की मेटाबॉलिज्म बहुत एक्टिव हो जाती है, और उस एक्टिव मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होते हैं। वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ऐसे होते हैं कि जिनकी क्रियात्मकता बहुत तेज होती है, और किसी भी मॉलिक्यूल से, किसी भी अणु से रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाना चाहते हैं। तो वो हमारे सिस्टम को, चाहे वो बायो मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, डीएनए, या प्रतिरक्षा तंत्र में काम वाली आने वाली सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। रही बात खान पान पर, और इसलिए योग पर, आजकल योग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ब्रीदिंग, योग से आप जब करते हैं, योग से ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन हम अपने शरीर में ज़्यादा लेते हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन जब लेंगे तो जो शरीर में बनी हुई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, उसको हम खत्म कर सकते हैं आसानी से। और जब आप अपने आप योग के माध्यम से और एक्सरसाइज के माध्यम से आप रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को कम कर देंगे, तो अपने आप प्रतिरक्षा तंत्र को हम स्ट्रांग बना सकते हैं। दूसरा, खान पान में भी हम, खान पान के लिए मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि अपना जो लोकली खाद्य सामग्री उपलब्ध है, हम उसी को खाएं। जैसे अभी गर्मियों का मौसम भारत में चल रहा है, तो जितने भी तरीके के फल हैं उनको आप खा सकते हैं। सिट्रस फ्रूट, संतरे और ये सब चीज़ों को खा सकते हैं। नींबू का प्रयोग अधिक कर सकते हैं, जिसमें विटामिन सी की प्रचुरता है। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हम अपनी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। डॉक्टर रत्नाकर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे इस विषय पर बात करने के लिए, क्योंकि इस समय पूरा विश्व जूझ रहा है कोरोना महामारी से, और कोरोना महामारी के तुरंत बाद ये जो ब्लैक फंगस आया हुआ है, उस ब्लैक फंगस के चलते हम फिर एक और बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी, अमित जी, एक बात मैं और कहना चाहूँगा। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो कोविड पेशेंट रिकवर कर रहे हैं, उनको सामान्य समय से ज़्यादा अपने आप को आइसोलेशन में रखना चाहिए। क्योंकि ये फंगस फंगस स्पोर्स ऑलरेडी हमारे सराउंडिंग में मौजूद है, चाहे वो मिट्टी हो
डस्ट हो, खाद हो, जो ग्रीन मैन्योर, जो गोबर की खाद, इन सब जगहों पे बहुत आसानी से ये उपलब्ध है। तो ऐसे लोग जो कोविड से रिकवर कर रहे हैं, अपने आप को घर में ही अभी ठीक हो जाने के बाद भी, जबकि वो अपने आप को फिजिकली फिट महसूस करें, लेकिन उनका प्रतिरक्षा तंत्र अभी भी कमजोर है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि युद्ध हो चुका है, आपकी इकोनॉमी संतुलित हो गई है, लेकिन अभी आपके साजो सामान सैनिक, फिर अभी आपने सैनिकों की भर्ती नहीं की है। तो आप ये ना सोचें कि आप फिजिकली तो स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन अभी आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है। तो मेरा ये कहना है कि अभी भी आप कुछ दिनों तक एक्सटेंडेड आइसोलेशन में रहें, धूल भरे क्षेत्रों में ना जाएं, ऐसे जगहों पे ना जाएं जहां सीलन ज्यादा हो। और मुझे एक चीज ये भी लगती है, क्योंकि भारत में अभी गर्मियों का मौसम है, लोग कूलर बहुत चला रहे होंगे। कूलर जी। आपके इन्वायरमेंट को आसपास सीलन भरा बनाता है। हम्म। सीलन भरा इन्वायरमेंट इसको बहुत अच्छा न्योता, इस ब्लैक फंगस को पनपने के लिए बहुत अच्छा उसका इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, बहुत अच्छे से उसको न्योता देगा। तो ऐसे लोग जो कोविड को रिकवर कर रहे हैं, कूलर में हैं, सीलन भरे जगह में है, धूल वाले एरिया में है, ऐसे लोगों को इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इन सब जगहों से उनको बचना चाहिए, एक्सटेंडेड आइसोलेशन में रखें, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, धूप में अगर कुछ देर टहलें और धूप का सेवन करें तो भी इन इन बीमारियों में थोड़ा वो कारगर साबित होगा? धूप अभी के समय में वैसे भी भारत में धूप तो बहुत तेज होगी, ये कहना तो बहुत सही नहीं होगा। और धूप के लिए आपको बाहर जाना होगा, फिर आप डस्ट से के कांटेक्ट में आएंगे, धूल के कांटेक्ट में आएंगे। अगर आप धूप लेना चाहें, इसके बारे में मैं बहुत कुछ सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मौसम बहुत बहुत के हिसाब से, मौसम उसके हिसाब से नहीं है। क्योंकि हो जी। सकता है वो बीमारी बढ़ भी सकती है, और डस्ट पार्टिकल आपके ऊपर आ सकते हैं, स्पोर्स, माइक्रो फंगस के स्पोर्स आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए इस पर कुछ कहना आसान नहीं होगा अभी। अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रत्नाकर, हमसे बात करने के लिए। आपने जो भी बहुमूल्य सुझाव दिए, आशा है कि हमारे जितने भी दर्शक होंगे वो इस पर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग करें कि ये कोरोना महामारी के बीच में कोरोना से भी बच सके और ब्लैक फंगस से भी बच सके और एक खुशहाल जीवन जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी।